Okay, students, are you able to see the screen? Yes, ma'am. Okay. So, according to our new syllabus, we are starting this new chapter, term 1, chapter theme 7, an imperial capital Vijayanagara. Okay. So let's start. विजयनगरा या फिर सिटी ऑफ विक्ट्री जिसे बोला जाता है, ये सिटी का नाम भी है और एम्पायर का नाम भी है। एम्पायर जो है वो 14th सेंचुरी के अंदर फाउंड किया गया था और ये रिवर कृष्णा जो है नॉर्थ के अंदर वहां से एक्सट्रीम पेनिनसुला जो है वहां तक ये फैला हुआ है। 1565 के अंदर ये सिटी जो है इसके अंदर काफी ज्यादा चेंजेस आए और ये टाइमली डिजर्टेड थी, यानी डिजर्टेड हो गई, यानी कि इसको सबने अबैंडन कर दिया, एक तरीके से छोड़ के, खाली छोड़ के चले गए। और 17-18 सेंचुरी के अंदर ये अलग अलग उनके पास में गई थी। ओके, ठीक है, अब दिख रहा है इंपीरियल कैपिटल विजयनगरा आपको स्क्रीन पे? यस मैम। ओके, तो बेसिकली 1565 के अंदर ये इसको बंजर एज इन डिजर्टेड कर दिया गया था। इसके बाद में ये 17 से 18 सेंचुरी के बीच में ये अलग अलग लोगों के अंडर गई। ठीक है, कुछ मेमोरीज हैं उस समय में जो लोग वहां रहते थे, कृष्णा, तुंगा, भद्रा, दोआब में। ठीक है, दोआब क्या होता है वो आगे पढ़ेंगे। ठीक है, और इसको हम्पी की तरह भी याद किया जाता है। और हम्पी शब्द जो है ये लोकल मदर गॉडेसेस जो थी वहां की, पंपा देवी, उनसे ही निकाला गया है। ओरल ट्रेडिशंस काफी ज्यादा रहे हैं यहाँ पर, जिनको जो चीजें यहाँ पे मिली हैं उसके साथ में कनेक्ट करके, मॉन्यूमेंट्स हुए, आर्कियोलॉजिकल चीजें हुई, इंस्क्रिप्शंस हुए, रिकॉर्ड्स हुए, उससे इन्होंने इस विजयनगर एम्पायर को वापस से रीडिस्कवर किया है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको फिगर 7.1 के अंदर अ पार्ट ऑफ द स्टोन वॉल दैट वाज बिल्ट अराउंड द सिटी ऑफ विजयनगरा, उसकी फोटोग्राफ दी गई है कि ये हिस्सा एक दीवार का है जो विजयनगरा के अंदर, सिटी जो थी विजयनगरा की, उसमें बनाया गया था। ठीक है, इसको अब लाइन टू लाइन पढ़ते हैं, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट मोर प्रॉपर्ली। विजयनगरा और द सिटी ऑफ विक्ट्री वाज द नेम ऑफ बोथ अ सिटी एंड एन एम्पायर। विजयनगरा या फिर सिटी ऑफ विक्ट्री जो है ये दोनों ही शहर का नाम भी है और एम्पायर का नाम भी है। The empire was founded in the 14th century. Empire ढूंढी गई थी 14th century में. It is heyday. It's a stretch from the river Krishna in the north to the extreme south of peninsula. अब ये जो है ये कहाँ से कहाँ तक फैली हुई थी उसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि ये कृष्णा रिवर जो है वहां से लेकर के जो एक्सट्रीम नॉर्थ है वहां से साउथ जो है पेनिनसुला का, वहां तक ये स्ट्रेच्ड आउट थी। ठीक है, जो उस समय में समय था तब की बता रखी है ये चीज। In 1565, the city was sacked and subsequently deserted. 1565 के अंदर इसको काफी बंजर as in abandoned कर दिया गया था. Although it fell into ruin in the 17th and 18th centuries, it lived on in the memories of people living in the Krishna, Tunga, Bhadra, Doab. भले ही ये जो है पूरी तरह से 17th और 18th सेंचुरी के अंदर बर्बाद हो चुकी थी। ठीक है, अलग अलग लोगों के अंडर थी, कुछ रूलर्स आए जो इस पे यहाँ जिन्होंने यहाँ पे राज किया, लेकिन पूरी तरह से जो इसका प्रॉपर एसेंस था वो लोगों की सिर्फ यादों में रह गया था, और वो भी कहाँ के, कृष्णा, तुंगभद्रा, दोआ पे जो लोग रहते थे उनकी यादों में ही ये जीवित थी। They remembered it as Hampi. वो उसे याद करते थे हम्पी की तरह। A name derived from that of the local mother goddesses पंपा देवी, जो उस समय की वहां पे लोकल देवी हुआ करती थी, उनके नाम से ही ये निकाला गया था। लोकल देवी का नाम जो है वो है पंपा देवी, इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है और इस पर बेस्ड कई क्वेश्चंस बनते हैं। These oral traditions combined with archaeological finds, monuments and inscriptions and other records helped scholars to rediscover the Vijayanagar Empire. अब यही जो oral traditions यानी कि ये जो लोगों की यादों में जिंदा थी वो सब जानकारी, इसके साथ में जो आर्कियोलॉजिकल चीजें मिली है उन सबको जोड़ करके इन्होंने विजयनगर एम्पायर को वापस से रीडिस्कवर किया है। इस पैराग्राफ के अंदर अगर आपको कोई दिक्कत आई है तो आप लोग पूछ सकते हैं। नो मैम। ओके, द डिस्कवरी ऑफ हम्पी, कैसे डिस्कवर किया गया? द रून्स एट हम्पी वर ब्रॉट टू लाइट इन 1800 बाय एन इंजीनियर एंड एंटिक्वेरियन नेम्ड कर्नल कोलन मैकेंजी। इस चीज को आप याद कर लीजिए, ये इम्पोर्टेंट नाम है। ये क्या व्यक्ति थे, इनका क्या काम था,
ये सारी चीजों पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं और एमसीक्यूज आते हैं। और इन्होंने बेसिकली क्या किया है, ये जो बची कुची हम्पी की जो जगह थी उसको रीडिस्कवर किया है इन्होंने, ठीक है। क्या नाम है? कोलिन मैकेंजी, ठीक है, कर्नल कोलिन मैकेंजी। और ये एंटिक्वेरियन थे, यानी कि जो पुरातत्व वाले विभाग को बिलोंग करते हैं, जो एक चीजों की स्टडी करते हैं, उनके लिए बोली जाती है ये टर्म। An employee of the English East India Company, he prepared the first survey map of the site. अब ये एम्प्लॉय थे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के, तो उन्होंने एक सबसे पहले सर्वे मैप जो है वो प्रिपेयर किया इस पूरी साइट का। Much of the initial information he received was based on the memories of the priest of the Virupaksha temple and the shrine of Pampa Devi. ये चीज भी इम्पोर्टेंट है कि अधिकतर इन्होंने जो ये सर्वे किया था, इसमें जो शुरुआती इंफॉर्मेशन थी वो इन्होंने बेसिकली जो यादें थी उस समय के जो प्रीस्ट रहे हैं वीरूपक्षा टेम्पल और पंपा देवी जो श्राइन है, उन मंदिरों के जो पंडित रहे हैं, पुजारी रहे हैं, उनकी मेमोरीज में जो भी उनको याद था, वहीं से इन्होंने ये चीज उठाई थी। Subsequently, from 1856, photographers began to record the monuments, which enabled scholars to study them. धीरे धीरे 1856 के अंदर फोटोग्राफर्स आए और उन्होंने रिकॉर्ड करना करा, इन मॉन्यूमेंट्स को शुरू करा रिकॉर्ड करना, और जिससे क्या स्कॉलर्स जो थे उन्होंने इस चीज को अच्छे से स्टडी किया। As early as 1836, epigraphists began collecting several dozens inscriptions found at this and other temples at Hampi. अब क्या हुआ, उसके बाद में एपिग्राफिस्ट आए जिन्होंने चीजें इकट्ठा करना शुरू करा, यानी ये जो चीजें मिलती हैं उनके बारे में डीप स्टडी की जाती है, इंस्क्रिप्शंस वगैरह हो गए, इन सबको इकट्ठा करा, कलेक्ट करा, और फिर उसके बाद में इन पर पढ़ाई शुरू करी। और ये सब चीजें कहाँ से मिल रही थी? जो दूसरे मंदिर थे हम्पी के, वहां से ढूंढी जा रही थी। In an effort to reconstruct the history of the city and the empire, historians collated information from these sources with accounts of the foreign travelers and other literature written in Telugu, Kannada, Tamil and Sanskrit. अब ये जितने भी स्कॉलर्स थे, आर्कियोलॉजिस्ट थे, हिस्टोरियंस थे, ये बेसिकली ये नहीं कर रहे थे कि जो मिल गया उसी को लेकर के पढ़ाई करें और चीजों को आगे रीडिस्कवर करें। ये साथ साथ जितने भी फॉरेन ट्रेवलर्स थे या जो दूसरा लिटरेचर यहाँ पे मिल रहा था, जो भले तेलुगु, कन्नड़, तमिल, संस्कृत में लिखा हुआ था, जिन लोगों ने ट्रैवल किया और जिक्र किया हो इस चीज का, इस जगह का, वो चीज को भी उठा करके ये रिलेट कर रहे थे। समझ में आया फर्स्ट पैराग्राफ में? किसी को कोई दिक्कत? No, ma'am. ये जो नाम दिए हुए हैं कॉलोनल मैकेंजी और सर्वे मैप इन्होंने किया था, ये इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लॉय थे, ये सारी चीजों को मार्क कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कॉलोनल मैकेंजी के बारे में ये चीज दे रखी है, इसको भी हम पढ़ेंगे, पर उससे पहले हम पढ़ते हैं सेकेंड पॉइंट। Rayas, Nayakas or Sultans and Sultans. According to the tradition, epigraphic evidence, two brothers, Harihara and Bukka, founded the Vijayanagar Empire in 1336. Important line है, एक्सटर्नल भी आपसे कई बार इस तरह के सवाल पूछ लेते हैं कि भाई ये शहर जो है सबसे पहले किसने ढूंढा था, एज इन इसको रीडिस्कवर तो कोलिन मैकेंजी ने किया है, लेकिन ये सबसे पहले फाउंड कब किया गया था विजयनगर एम्पायर, उसका नाम आपको पता होना चाहिए। जो एपिग्राफिक एविडेंस मिले हैं उसके अनुसार दो भाई थे, हरिहरा और बुक्का, ठीक है, इन्होंने ढूंढा था विजयनगर एम्पायर को 1336 के अंदर। इस लाइन को डबल मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट है। This empire included within its fluctuating frontiers people who spoke different languages and followed different religious tradition. ये empire जो है इसके अंदर काफी अलग fluctuating frontiers रहे हैं, एज इनकी लोग बाग कई तरह के अलग अलग रहे हैं, जो अलग अलग भाषा बोलते थे और अलग अलग religious traditions को मानते थे। On their northern frontier, Vijayanagara kings competed with the contemporary rulers, including the sultans of Deccan and the Gajapati rulers of Odisha, for control of the fertile river valleys and the resources generated by lucrative sea trade. Northern frontier जो रहा है इस विजयनगर एम्पायर का, वहां पे जो राजा लोग थे वो compete करते थे। कंपटीशन किससे रहता था उनका? जो सुल्तान हुआ करते थे डेक्कन के, या जो गजापति रूलर्स होते थे ओडिशा के, उनसे। और बेसिकली किस चीज को लेके कंपटीशन होता था कि भाई जो रिवर वैलीज हैं, जो सबसे ज्यादा उपजाऊ नदियां हैं, उस पे किसका कंट्रोल रहेगा। और साथ साथ ये कंट्रोल इसलिए नहीं कि वो उपजाऊ है, बल्कि वहां पे वो ओवरसीज ट्रेड भी कर सकते थे, व्यापार भी करते थे, इसलिए भी कंट्रोल को लेकर के इनके बीच में कॉम्पिटिशन रहता था। अब इस चीज को भी आप लोग मार्क कर लीजिएगा कि नॉर्दर्न फ्रंटियर्स वाले जो लोग थे उनका कॉम्पिटिशन किस चीज को लेकर के होता था और किन से होता था। जो सुल्तान थे डेक्कन के, जो डेक्कन के रूलर्स थे उनको सुल्तान बोला जाता है, और जो उड़ीसा के रूलर्स थे उनको गजापति रूलर्स के तौर पे बोला जाता है।
At the same time, interaction between these states led to sharing of the ideas, especially in the field of architecture. उसी समय दोनों ही ये जितनी भी स्टेट्स थी उनके बीच में शेयर हो रहे थे, आइडियाज शेयर कर रहे थे, स्पेशली किस फील्ड में हो रहे थे, आर्किटेक्चर जो है उसको लेकर के आइडियाज शेयर हो रहे थे. The rulers of Vijayanagara borrowed concepts and building techniques which they then developed further. विजयनगरा के जो रूलर्स थे उन्होंने कॉन्सेप्ट उठाए, बिल्डिंग टेक्निक्स उठाई और अपने तरीके से उसको और डेवलप किया. सेकेंड पैराग्राफ के अंदर किसी को कोई दिक्कत आई है तो आप लोग पूछ सकते हैं. No, ma'am. No, ma'am, no problem. Okay, some of the areas that were incorporated within the empire had witnessed the development of powerful states such as those of the Cholas in Tamil Nadu and होयसालास इन कर्नाटका. अब कुछ एरियाज जो हैं जहां पर ये एम्पायर ने अच्छी चीजें विटनेस करी है, डेवलपमेंट अच्छे लेवल पर विटनेस करा है, उन स्टेट्स के नाम दिए गए हैं. चोलास जो तमिलनाडु में थे और होयसालास जो कर्नाटका में थे. रूलिंग एलिट्स इन दीज एरियाज हैड एक्सटेंडेड पैट्रोनेज टू एलैबोरेट टेंपल्स सच एज द बृहदेश्वरा टेम्पल एट द थंजावुर एंड चिनाना केशवा टेम्पल एट बेलूर. अब जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है कि उस समय के जो राजा हुआ करते थे वो टेम्पल्स वगैरह भव्य तरीके से बनवाया करते थे अपना ये दिखाने के लिए कि हम कितने ज्यादा कृतज्ञ हैं या कितने ज्यादा हम डिवोटेड हैं आपके इस पर्टिकुलर रिलीजन को लेकर के और हम इस चीज को मानते हैं. और इससे क्या होता था बेसिकली, वो एक तो अपना ये इस्टेब्लिश करते थे कि वी आर द रूलर्स और हम इतने वेल्दी हैं कि हमने इतना अमेजिंग टेम्पल बनवाया है. दूसरा उनका लोगों का विश्वास जीतना और उनकी आस्था को सपोर्ट करना और उनका फेवर जो है उसको डालने के लिए होता था. तो यहाँ पे भी दो नाम दिए गए हैं मंदिरों के, बृहदेश्वरा टेम्पल जो थांजावुर में है और चेनाना केशवा टेम्पल जो बेलूर में है. उस तरह के भव्य मंदिरों का निर्माण कराया गया उस समय में. द रूलर्स ऑफ विजयनगरा हु कॉल्ड देमसेल्व्स रायास. अब जो रूलर्स थे विजयनगरा के वो अपने आप को क्या बोलते थे? रायास बोलते थे. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए कि यहाँ के जो ये रूलर्स थे वो अपने आप को रायास बोलते थे. लेट मी जस्ट मार्क इट. Built on these traditions and carried them, as we will see, literally to new heights. अब ये जो रायास थे ये इस ट्रेडिशन को आगे तक लेके गए और बहुत अलग लेवल के हाइट्स पे लेकर के गए. लिटरली इन्होंने काफी काम करवाया है. यहाँ पर आपको 7.3 के अंदर गोपुराम और द गेटवे ऑफ द बृहदेश्वरा टेम्पल एट थंजावुर दिखाया गया है. जिस मंदिर के बारे में हमने बात करी है, गेटवे यानी कि जो जाने का एंट्रेंस रास्ता होता है, उसको बोला गया है गोपुराम. ये याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है. ठीक है, क्लियर है, समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब जो हमने गजापति रूलर्स वाली चीज पढ़ी थी ओडिशा की, उसके बारे में आपको एक साइड में ब्लू बॉक्स दे रखा है. एलिफेंट्स, हॉर्सेस एंड मैन. गजापति लिटरली मींस लॉर्ड ऑफ एलिफेंट्स. गजापति का मतलब क्या होता है? गजापति का मतलब होता है हाथियों के राजा. This was the name of a ruling lineage that was very powerful in Orissa in the 15th century. अब यही नाम दिया गया था एक रूलिंग लाइनेज जो था, रूलिंग एलीट जो था, बहुत ज्यादा पावरफुल था उड़ीसा के अंदर 15th सेंचुरी के अंदर. उनको नाम दिया गया था गजापतिस. In the popular tradition of Vijayanagara, the Deccan sultans are termed as Ashwapati or Lord of Horses, and the Rayas are called the Narapati or the Lord of Men. अब पॉपुलर ट्रेडिशंस जो थे विजयनगरा के अंदर, उसमें डेक्कन के सुल्तान जो उनको बोला जाता था अश्वपति या लॉर्ड ऑफ हॉर्सेस, और रायास जो थे उनको बोला जाता था नरापति या लॉर्ड ऑफ मैन. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों इंपॉर्टेंट है? पहले तो बताया गया कि उड़ीसा के लोगों को कैसे इनका गजापति रूलर्स के तौर पे बोला जाता था, और फिर उसके बाद में बताया गया जो ये रायास वाली चीज थी, रूलर्स ऑफ विजयनगरा, उनके और जो टर्म्स हैं वो भी बताए गए कि रायास को नारापति और लॉर्ड ऑफ मैन के तौर पे भी जाना जाता था, और जो डेक्कन के सुल्तान थे उनको अश्वपति या लॉर्ड ऑफ हॉर्सेस जो है उनके तरीके से भी जाना जाता था. तो अगर क्वेश्चन आ जाता है इस तरीके से कि रायास जो है उनके लिए अलग टर्म यूज क्या की जा रही है, अगर वहां पे ये अश्वपति, नारापति और गजापति दे रखा है, तो देन यू हैव टू मार्क नारापति. ये देख करके मार्क करना है कि रायास जो है उनको क्या बोला जा रहा है. नारापति दे रखा है तो नारापति, ऐसा नहीं होगा कि नारापति भी दे रखा हो और लॉर्ड्स ऑफ मैन भी दे रखा हो और फिर आपको एक टिक करना हो, तो वो चीज नहीं होगी. क्लियर है, समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, Okay. ma'am. Then we have kings and traders as for warfare during these timelines depended upon effectively cavalry. The import of horses from Arabia and the Central Asia was very important for rival kingdoms. Can anyone tell me what is cavalry? We have studied this term in 11th class. Cavalry क्या होता है ये बताइए.
नोबडी। जो घुड़सवार होते हैं, नाइट्स जो होते हैं, जो सोल्जर्स घोड़े पे सवारी करके युद्ध के अंदर जाते हैं, उस ट्रूप को बोला जाता है कैवलरी। तो यहाँ पे जब लड़ाई होती थी तो वो बेसिकली इफेक्टिव कैवलरी पर ही डिपेंड करती थी, उन्हीं लोगों पर डिपेंड करती थी। और ये जो कैवलरी के अंदर हॉर्सेस यूज करते थे, ये अरेबिया और सेंट्रल एशिया से इंपोर्ट करते थे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्राइबल किंगडम्स थे। ठीक है, तो इंपोर्ट कर रहे हैं वहां से अरेबिया के और सेंट्रल एशिया के घोड़े अपनी उसमें। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनको अपनी इफेक्टिव कैवलरी जो है वो इम्पोर्टेंटली डेवलप करनी थी। दिस ट्रेड वॉज इनिशियली कंट्रोल्ड बाय अरब ट्रेडर्स, और ये जो व्यापार होता था ये बेसिकली अरब ट्रेडर्स के द्वारा कंट्रोल किया जाता था। लोकल कम्युनिटीज जो थी मर्चेंट्स की, जिनको बोला जाता था कुदी राई चेटीज और हॉर्स मर्चेंट्स, वो भी पार्टिसिपेट करते थे इस एक्सचेंज के अंदर। लोकल कम्युनिटीज ऑफ मर्चेंट्स known as Kudirai Chettis or horse merchants also participated in these exchanges. From 1498 other actors appeared on the screen. 1498 के बाद में दूसरे जो कलाकार हैं वो सीन पे आपको दिखेंगे। These were the Portuguese, और ये वो कलाकार हैं जिनको बोला जाता है Portuguese, who arrived on the west coast of the subcontinent, attempted to establish trading and military stations. अब Portuguese जो है वो आए वेस्ट कोस्ट से, आए सब कॉन्टिनेंट के हिस्से जो है वहां से आए, और इन्होंने अपने आप ट्रेडिंग और मिलिट्री स्टेशंस जो है वो स्टैब्लिश करने की कोशिश करी। देयर सुपीरियर मिलिट्री टेक्नोलॉजी, स्पेशली द यूज ऑफ मस्केट्स, enable them to become important players in the Tangle politics of the period. अब ये बहुत ही मिलिट्री टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट से देखा जाए तो काफी एडवांस थे। मस्केट्स एक तरह की जो राइफल होती है वो ये लोग यूज करते थे। इससे ये यहाँ की जो बहुत ही उलझी हुई पॉलिटिक्स थी उसके अंदर अपने आप को इम्पोर्टेंट प्लेयर की तरह स्टैब्लिश कर पाए। इस पैराग्राफ के अंदर किसी को कोई दिक्कत आई है तो आप लोग अभी पूछ सकते हैं। No, ma'am. No, ma'am, no problem. ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज हम इतना ही करेंगे किंग्स एंड ट्रेडर्स तक। अब आपको ये टर्म्स जो है वो याद होनी चाहिए कि कौन सी टर्म किसके लिए बोली गई है, और इसके अलावा यू हैव अ लिटिल होमवर्क। आपने ये बॉक्स जो है, ये दोनों ही बॉक्स आपने खुद से पढ़ने हैं। अगर आपको दिक्कत आई है तो कल हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे रिलेटेड टू दिस चैप्टर एंड रिलेटेड टू दीज बॉक्स एज वेल। ओके, क्लियर है? Yes, ma'am. Okay, so Yes, we are running ma'am. out of time. Have a nice day ahead. God bless you all. Stay fit, stay healthy. Thank you, ma'am. Thank you. Welcome.